तो बच्चे आज की वीडियो में हम टाइप फर्स्ट के ही कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा जो सबसे अलग है। बाकी सभी टाइपों में सबसे अलग है टाइप फर्स्ट। और उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज फिर क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं होगा। तो बच्चे टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन देखते ही पहचान में आ रहा है, थीटा में है तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब बच्चे लिमिट आई 0 से पाई, तो सबसे पहले मैंने इस इंटीग्रेशन को बुला लिया, तो आई इज इक्वल टू ये पूरा इंटीग्रेशन। साथ के साथ एक स्टेप कर भी दिया, 0 से पाई लिमिट को कल बताया था कि अगर 0 से 2 पाई में कन्वर्ट करना है तो ऊपर लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई और बाहर 2 से डिवाइड। तो बच्चे देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया, डिवाइड। बाकी पूरा स्टेप एज इट इज। फिर बच्चे ऊपर वाली चीज कोस थीटा में है तो उसको रियल पार्ट करके लिखते हैं, साइन में होती है तो कुछ और तरीका अपनाते हैं, वो आज के क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा। तो टाइप फर्स्ट के आज सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे कोस टू थीटा को तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ कोस टू थीटा। किस फंक्शन का रियल पार्ट है, ई की पावर आयोटा टू थीटा का। देखो ऊपर कोस थीटा होता है तो हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ ई की आयोटा थीटा। कोस टू थीटा है तो वो रियल पार्ट किसका है, ई की आयोटा टू थीटा का। मैंने नोट के रूप में भी लिखवाया था आपको कि ई की आयोटा टू थीटा होता है कोस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा, जहां पर कोस टू थीटा रियल पार्ट है ई की पावर आयोटा टू थीटा का। तो ऊपर वाले कोस थीटा को तो इस तरीके से लिखा। अच्छा डी थीटा चली रहा है 1 - 2a, और नीचे वाले कोस पे फॉर्मूला लगा दिया जेड प्लस जेड इनवर्स बाय 2। तो मैं थोड़ा सा क्लियरिटी कर देता हूँ आपके लिए। तो बच्चे जेड प्लस जेड इनवर्स बाय 2 प्लस का ए स्क्वायर चली रहा है बच्चे। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ 2 चली रहा है, 0 से 2 पाई पूरा एक क्लोज कर्व बन गया तो इसको नाम दे दिया बच्चे सी। फिर ऊपर ई की आयोटा टू थीटा, बच्चे ई की आयोटा थीटा होता है जेड, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ई की आयोटा टू थीटा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। पिछले क्वेश्चंस में भी बना रखा है। तो ई की आयोटा टू थीटा को क्या लिखते हैं बच्चे, जेड स्क्वायर। उसके बाद आपके पास चल रहा है डी थीटा। डी थीटा की वैल्यू होती है डी जेड अपॉन आयोटा जेड, तो डी थीटा को लिखा मैंने डी जेड अपॉन आयोटा जेड। फिर 1 चली रहा है, माइनस चली रहा है बच्चे, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ध्यान से देखें, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। सॉरी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ए एज इट इज, जेड प्लस जेड इनवर्स, ये 2 से 2 तो खत्म ही हो चुका है, और प्लस का क्या चल रहा है बच्चे, ए स्क्वायर। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ 2 बटे में 2 चली रहा है, इंटीग्रेशन सी चली रहा है, जेड स्क्वायर डी जेड चली रहा है। आपको पहले भी बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग रखना है, उनको आपस में कैंसिल आउट नहीं करना। तो बच्चे जेड स्क्वायर डी जेड तो ऊपर चल रहा है। अच्छा ये आयोटा कांस्टेंट है, उसको बाहर अलग से लिख दिया, और इस जेड का अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जेड, ए का इधर भी मल्टीप्लाई और जेड का इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस का ए जेड स्क्वायर। फिर माइनस का ए जब इससे मल्टीप्लाई और जेड इससे मल्टीप्लाई, तो जेड इंटू जेड इनवर्स तो हो गया 1, तो ये बनेगा माइनस का ए। और बच्चे जेड जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए स्क्वायर जेड। अब बच्चे ऊपर जेड स्क्वायर डी जेड चल ही रहा है, अपॉन में आयोटा चल ही रहा है। बच्चे थोड़ा सा तरीके से लिखा है इसको। तो बच्चे सबसे पहले देखो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -a, और जेड स्क्वायर की ए की टर्म आ रही है, तो मैंने जेड स्क्वायर से -a लिया कॉमन, तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का ए, और पहले जेड स्क्वायर को लिख दिया क्योंकि -a तो कॉमन ले चुके हैं। अच्छा ये भी जेड की टर्म है, ये भी जेड की टर्म है, तो इन दोनों में से जेड क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 1 + a स्क्वायर, तो 1 + a स्क्वायर। और क्योंकि जेड स्क्वायर से -a कॉमन लिया था तो वो इस पूरे स्टेप के साथ डिवाइड में आ जाएगा। फिर माइनस का a कॉमन लिया था तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो बच गया प्लस का 1, क्योंकि माइनस का a कॉमन लिया था। अब उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, जब पूरा क्वेश्चन जेड की टर्म्स में आ जाता है तो हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम को बुलाते हैं। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। बच्चे समेशन आर प्लस के साथ जो लाइन होती है वो लिख दिया करो, सम ऑफ ऑल रेजिड्यू एट ऑल इट्स पोल्स लाइंग इनसाइड सी, यानी कर्व सी के अंदर जो जो पोल होंगे उन्हीं पे ऊपर रेजिड्यू निकालेंगे और उन रेजिड्यू को जोड़ देंगे, तो वो हमारा समेशन आर प्लस। अच्छा एक कंडीशन दे रखी है कि ए का मान -1 से +1 के बीच में है, देख लेंगे इसका यूज़ क्या होगा, वो पोल के अंदर यूज़ होता है। तो पोल निकालते हैं पहले तो बच्चे फ्रॉम 1 और 2 इसका कंपैरिजन करेंगे तो एफ जेड मिलता है हमें। तो डी जेड और सी को छोड़ दो, बाकी सारा एफ जेड है, तो ये 2 भी इंक्लूड करना है, और ये पूरा लिख दिया हमने एफ जेड। उसके बाद
हमें पोल्स निकालने हैं। पोल्स के लिए जो ये फंक्शन आया है उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू क्या रख दोगे, 0। तो बच्चे इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू रख दो 0। बच्चे अब 2a आयोटा, ये तो कोई 0 होएगा नहीं, तो 0 कौन होगा, ये फैक्टर। तो बच्चे इस फैक्टर को इक्वल टू क्या रख दोगे, 0। जैसे ही इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखूंगा, क्योंकि मुझे पोल्स के लिए z की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा, और इस ब्रैकेट की पावर देख लो कितनी है, 1। इसका मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो जो पोल आएंगे वो सिंपल पोल ही हैं। तो फिलहाल इस पूरे फैक्टर, बच्चे ना इसको देख लेते हैं, इसको नहीं देखना। जब हम इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इससे जो पोल मिलेंगे वो सिंपल पोल ही मिलेंगे। तो बच्चे इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा, इसने माइनस ए को इसके नीचे अलग किया और इस माइनस ए को इस ए स्क्वायर के नीचे अलग किया, तो ए और ए स्क्वायर कटकर ऊपर ए बचेगा विद माइनस साइन। जेड चल ही रहा है, +1 इक्वल टू 0। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। तो जेड का कोफिशिएंट तो बताता है बी को, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को, और ये सी को। तो बच्चे जेड इज इक्वल टू माइनस बी होता है फॉर्मूला। बच्चे इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो पूरी बी की वैल्यू माइनस के साथ आ रही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। भाई देखो तुम, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 1/a प्लस ए, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 1/a प्लस ए, और फॉर्मूले में माइनस भी होता है, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, तो इस वाले फैक्टर का स्क्वायर, माइनस 4ac। ए का मान भी 1 है क्योंकि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और कॉन्स्टेंट भी 1 है, तो ए और सी 1 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में 2a, ए का मान 1 है तो सिर्फ 2 बचेगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो बच्चे सिंप्लीफाई में अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो a जो है वो एलसीएम आएगा, तो 1 + a स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर चल ही रहा है, और नीचे a एलसीएम का भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, वो a स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर, और नीचे जो a स्क्वायर एलसीएम है वो रूट से बाहर आकर a आएगा। तो ये स्टेप मैंने अगले वाले में कर दिया है, तो ध्यान से देखना आप। तो बच्चे और उसके अलावा बच्चे यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया, तो 1 + a स्क्वायर, और जो नीचे वाला a है उसको अलग से लिख दिया 1/a। तो ये स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब सिंपल बेसिक स्टेप है, कोई ऐसे रटना नहीं है, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो बच्चे ये पूरा स्टेप जो आपको अभी समझाया है, एलसीएम उलसीएम लेकर रूट से बाहर निकाल कर वो सब आ गया। अच्छा, ये 2 और ये 1/a सब कुछ कॉमन आ गया, तो 1/2a आ गया बाहर, अंदर बचेगा 1 + a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर द रूट, इधर a + b का होल स्क्वायर खोल दिया, तो 1 + a की पावर 4 + 2a स्क्वायर, और साथ में चल रहा है माइनस का 4a स्क्वायर। बचे 2a स्क्वायर - 4a स्क्वायर बचेगा -2a स्क्वायर। बचे अंदर फिर से होल स्क्वायर बन गया 1 - a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे तो यही बन जाएगा। बाकी स्टेप सेम चल रहे हैं। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1 - a स्क्वायर। अब बच्चे एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का साइन, तो 2 रूट मिल जाएंगे। तो प्लस वाले को नाम दे दिया अल्फा, तो मैंने सिंपली इन दोनों को जोड़ के दिखा दिया। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 हो गया 2, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 1/a। ऐसे ही जब आप माइनस वाला साइन लोगे तो उसको बिट्टा नाम दे दिया, जब माइनस लोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, और a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर + a स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो बच्चे ये स्टेप बन जाएगा। थोड़ा सा देखें कैसे, ये इसने थोड़ा सा अपॉन में ये लिखना भूल गया बच्चे, साथ में बाहर क्या चल रहा है, 1/2a, तो यहाँ पर लिखें 1/2a। तो ये सोल्व होकर बना 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर और a में एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो सिर्फ क्या बचेगा, a। तो बच्चे अल्फा आ गया 1/a और बीटा आ गया a। अब की और बड़ा सिंपल सा अल्फा बीटा आया है, पर हमें एक कंडीशन दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कौन कर्व से बाहर है और कौन कर्व के अंदर। क्योंकि टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन चल रहा है, तो सारे ही क्वेश्चनों में जो सर्कल चल रहा है बच्चे, वो यूनिट रेडियस का है, तो इसका मतलब यहाँ पर +1,0 और यहाँ पर -1,0, उससे बाहर की रेंज हमारे पास नहीं है। तो बच्चे देखें, ए पे कंडीशन दी हुई है कि वो -1 से 1 के बीच में है। अब ए अगर -1 से 1 के बीच में है, तो मान लो ए को अपने लग लेते हैं 1/2, 1/2 बिल्कुल -1 से 1 के बीच में। अब 1/2 अगर यहाँ पर ए की जगह रखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 1/2 रखूंगा, तो 1/2 ऊपर जाकर 2 बन जाएगा, तो अल्फा का मान आएगा 2। अल्फा का मान 2 आएगा, तो 2 + i0, इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। बच्चे 2,0 तो यहाँ कहीं होगा, इसका मतलब ये तो कर्व से बाहर है, तो मैंने लिख कर भी दिखाया।
अगर आप a को 1/2 एज्यूम कर लेते हो, क्योंकि -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो a का मान अगर 1/2 लेते हैं तो ये a को 1/2 लेंगे अगर, तो ये 2 बन जाएगा, और 2 जो है वो यूनिट सर्कल से क्या हो जाएगा, बाहर। अब इधर इधर a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जो मर्जी रख लो, वो हमेशा इस -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू देगा। इसका मतलब ये बंदा कर्व के अंदर है। तो आपने क्या लिखा, सो बीटा इक्वल टू अल्फा इनसाइड सी, और कैसा पोल है, सिंपल पोल। अल्फा बराबर 1/a भी सिंपल पोल था पर आउटसाइड द सर्कल। तो इस बार भी हमें सिर्फ एक ही पोल देखने को मिला है। अब ये मत रट लेना कि एक ही पोल मिलता है, नहीं, अभी आगे वाले क्वेश्चंस में हमें 2 या 2 से ज़्यादा पोल भी मिल सकते हैं, और हो सकता है एक सिंपल हो और एक डबल पोल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारा कंसेप्ट हमें पता है। तो हमने तो देखा एक ही बंदा अंदर है, तो जेड इक्वल टू बिट्टा अंदर है, तो हमने इसी पोल के ऊपर रेजिड्यू निकालना है, क्योंकि सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला। तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू, पॉइंट का नाम है बिट्टा, जेड माइनस बिट्टा इंटू एफ जेड। जेड माइनस बिट्टा चल ही रहा है, एफ जेड जो आपने पीछे माना हुआ है वो एज इट इज़ पूरा का पूरा बुला लिया। अब थोड़ा सोल्व कर लो। तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू बिट्टा, जेड माइनस बिट्टा, जेड स्क्वेयर माइनस का 2 आयोटा ए चल ही रहा है। और बच्चे इसको ही तो सोल्व करके तुमने 2 रूट निकालने हैं, एल्फ और बिटा। तो इसको वापस यूं सोल्व मत करने लग जाना, इसको हर बार यूं ही फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इतना करने के बाद इस जेड माइनस बिट्टा से ये जेड माइनस बिट्टा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और अब कोई दिक्कत नहीं है तो लिमिट अप्लाई कर दो। तो जेड की जगह बिट्टा रखेंगे तो बिट्टा स्क्वेयर माइनस का 2 आयोटा ये चल ही रहा है, और इधर भी जेड की जगह बिट्टा रख दिया तो बिट्टा माइनस अल्फा। ये फैक्टर और ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो ही चुके हैं। उसके बाद बच्चे बिट्टा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, ए, तो बिट्टा की वैल्यू ए रख दी, तो ए स्क्वेयर माइनस का 2 आयोटा ए चल ही रहा है, और इधर भी बिट्टा की जगह रख दिया ए, और अल्फा की वैल्यू है बच्चे 1/a, एज इट इज़ वैल्यू रखी हुई है और कुछ नहीं किया हुआ। थोड़ा सा बस एलसीएम उलसीएम ले लो। तो ये ए स्क्वेयर माइनस 1/a, और वो ए बच्चे इस ए से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। जो एलसीएम में ए लोगे वो इस ए से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो नेक्स्ट स्टेप उसने करके भी दिखाया हुआ है। तो बच्चे ए स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा ए, सिंपली एलसीएम ही लिया हुआ है। उसके बाद बच्चे ए स्क्वेयर अपॉन माइनस का 2 आयोटा, ए से ए ये कैंसिल हो गया, अंदर बचा ए स्क्वेयर माइनस 1। उसके बाद यही हमारा, क्योंकि समेशन आर प्लस है तो लिख दिया करो एक स्टेप, क्योंकि ए की पोल था तो यही आर है, और यही हमारा क्या है, समेशन आर प्लस। और ये वैल्यू उठाकर अपने कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में रख दो, तो 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई होना है। तो ये पूरा स्टेप हमने 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 गया, आयोटा से आयोटा गया, इस माइनस को अगर अंदर भेज दें तो 1 माइनस ए स्क्वेयर बन जाएगा। तो ऊपर बचा पाई ए स्क्वेयर और नीचे बचा 1 माइनस ए स्क्वेयर। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चनों की कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और थोड़ी हटकर है। अब ये क्वेश्चन कह दो तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे ऊपर उसमें कोस आता था, पर आज अपने पास ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है। अब बच्चे साइन थीटा होता तो भी इमेजिनरी पार्ट वाला कंसेप्ट लगा लेते, पर अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा है, पहले तो देखो टाइप फर्स्ट है क्योंकि थीटा में है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको ढंग से लिख लेना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा इंटू डी थीटा, और उसकी वैल्यू ये कुछ लेकर आनी है जहाँ पर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 0 से। पर मैंने आपको बताया हुआ है ये कंडीशन देखा ही मत करो, जब भी पोल आए तो अल्टरनेट साइन वाला अंदर और सेम साइन वाला कर्व से बाहर, तो पेपर में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ई की आयोटा, अब इसकी कैलकुलेशन कुछ अलग है, तो पहले थोड़ा सा सोल्व करके दिखाया अलग से। तो ई की आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हम जानते हैं। और साइन थीटा का आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है जेड की टर्म्स में। वैसे होता है साइन थीटा ई की आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, फिर ई की आयोटा थीटा को लिख दिया जेड, ई की माइनस आयोटा थीटा को लिख दिया जेड इनवर्स। तो ये मैंने सब कुछ नोट में समझाया हुआ है। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चे ये होती है, कोस की होती है जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2, पर साइन होता है जेड माइनस जेड इनवर्स अपॉन 2 आयोटा। तो साइन थीटा की वैल्यू लिख दी। अच्छा, जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन जेड, तो लिख दिया, अपॉन में 2 आयोटा चल ही रहा है। हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ऊपर अब वो इमेजनरी या वो वाला पार्ट नहीं लगाकर, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट ना बनाकर थोड़ा ईजी बना दिया। तो बच्चे दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम लोगे जब यहाँ पे,
तो बच्चे जेड स्क्वेयर माइनस वन, ये जेड जो है एलसीएम वाला वो नीचे चला जाएगा, तो 2 आयोटा जेड, क्योंकि स्क्वेयर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4, आयोटा का स्क्वेयर कितना हो गया माइनस वन, तो इसलिए माइनस लग गया। और नीचे जो ये एलसीएम आया जेड, उसका भी स्क्वेयर करेंगे तो आएगा जेड स्क्वेयर, और यहाँ पर जब एलसीएम ले लिया था तो बन गया था जेड स्क्वेयर माइनस वन, तो उसकी पावर भी कितनी हो गई 2। तो बड़ा ही सिंपल स्टेप किया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है और फिर ऊपर वाले ब्रैकेट का तो पूरे का स्क्वेयर लिख दिया, और नीचे जो जेड एलसीएम था और 2 आयोटा था उनका स्क्वेयर कर दिया, तो ये बन गया माइनस का 4 जेड स्क्वेयर, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, तो आयोटा खत्म हो गया और उसकी वैल्यू आ गई माइनस वन। तो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कुल मिलाकर पूरी सिंप्लीफाई होकर ये आ गई, उठाकर रख दिया। तो बच्चे 0 से 2 पाई है तो इसका नाम तो रख दिया सी, क्योंकि पूरा काम हम कर्व में और डीजेड में लेके जा रहे हैं। साइन स्क्वेयर थीटा को लिख दिया, ये पूरा स्टेप तो लिखा हुआ है जेड स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर अपॉन माइनस का 4 जेड स्क्वेयर। अच्छा, 1 अपॉन ये चीज़ चल रही है तो उसको अलग से लिख के दिखाया, 1 अपॉन ए प्लस बी, और नीचे कोस थीटा की वैल्यू रख दी जेड प्लस जेड इनवर्स बाय 2, डी थीटा को लिख दिया डी जेड अपॉन आयोटा जेड। तो पूरा का पूरा कर्व अपना बच्चे जेड की टर्म्स में। तो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं इस स्टेप को, तो थोड़ा सा देखें ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूरी की पूरी सोल्व करके रख दी, 0 से 2 पाई को लिख दिया सी, डी थीटा को लिख दिया डी जेड अपॉन आयोटा जेड। इसी तरीके से नीचे जो ए प्लस बी चल रहा है बच्चे, नीचे जो ए प्लस बी चल रहा है वो एज इट इज़, और बच्चे कोस थीटा की वैल्यू रख दी जेड प्लस जेड इनवर्स बाय 2। अब आराम से देखते रहना, कैलकुलेशन बड़े आराम से करेंगे बच्चे, ऊपर वाले और नीचे वाले स्टेप को कैंसिल आउट नहीं करना है, ये बात तो आपको क्लियर है। तो बच्चे जेड स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर चल ही रहा है, माइनस का 4 जेड स्क्वेयर भी चल ही रहा है, और ये जो आयोटा है उसको अलग से बाहर लिख दिया, और इस जेड का अंदर इस स्टेप से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो जेड का इस ए से करेंगे तो बनेगा ए जेड, इस जेड का जब इससे करेंगे बच्चे तो बी जेड स्क्वेयर, ऐसे ही बी इससे मल्टीप्लाई और जेड इससे मल्टीप्लाई, तो जेड इंटू जेड इनवर्स होता है 1, और बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस का बी, और इतने इतने के अपॉन में 2 है। अब पूरे का एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो पूरे का एलसीएम 2 लेंगे तो 2 और 4 है पर उसमें कैंसिल आउट होकर 2 बच जाएगा। भाई ये पूरे स्टेप में 2 एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 खत्म हो जाएगा, और जो 2 एलसीएम लेंगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। और बच्चे कई बार पेपर में गलती क्या करते हैं, ये जो जेड स्क्वेयर है ये ऊपर वाले स्टेप से आया ऊपर वाले स्टेप से है, तो इसका इस वाले में एनरोलमेंट मत करना। ऊपर वाली चीज़ें अलग रहेंगी, नीचे वाली चीज़ें अलग रहेंगी। तो ये जो जेड स्क्वेयर है वो पूरा ऊपर वाले स्टेप से आया हुआ जेड स्क्वेयर है, तो इसलिए मैंने इस जेड स्क्वेयर का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, इस जेड का अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चे सिर्फ इस जेड का अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, और जो चीज़ न्यूमिनेटर से आई है उसका अपने डिनोमिनेटर में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, ना ही कैंसल आउट करेंगे। तो बच्चे अब ये स्टेप ओवरऑल क्या बन गया, जेड स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर इंटीग्रेशन सी डी जेड 4, और ये एलसीएम लेने पर 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 2 आयोटा जेड स्क्वेयर 1 अपॉन ये 2 एलसीएम जाएगा तो 2 ए जेड प्लस बी जेड स्क्वेयर प्लस बी इंटू डी जेड। तो ये स्टेप हमने आगे किया हुआ है, तो मैंने जो समझाया है एज इट इज़ वही लिखा हुआ है। तो आई इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर डी जेड, माइनस का 2 आयोटा, वो 4 था वो 2 बन गया, जेड स्क्वेयर 2 उधर एलसीएम लिया था तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ गया, और बी जेड स्क्वेयर प्लस बी, ये बी जेड स्क्वेयर है, ठीक है। अब इसमें से एफ जेड को छांटना है, तो बच्चे एफ जेड को छांटने के लिए आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो जेड की मैक्सिमम पावर होगी उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। बच्चे ये जेड तो डिनोमिनेटर में ऊपर वाले पोर्शन की वजह से आया है, तो ये इसका वैसे भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, ये इसको ऐसे मत देखो, ये पूरी इक्वेशन है नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट बी है, बी इस इक्वेशन में से कॉमन ले लो तो ये बनेगा जेड स्क्वेयर, इसके पास बी नहीं है तो 2a अपॉन बी जेड, और इससे बी कॉमन ले लिया तो प्लस का 1। अब बच्चे एफ जेड को छांट लो, तो पहले कॉची रेसिड्यू थ्योरम बुला ली, और एफ जेड क्या होता है, इंटीग्रेशन सी और डी जेड को छोड़कर बाकी पूरी चीज़ एफ जेड है एज इट इज़, बाकी पूरी चीज़ को क्या लिख दिया बच्चे, एफ जेड। अब इतना करने के बाद बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये बच्चे, अब पहली बार हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ये चीज़ तो 0 है नहीं ना, ये बी 0 है, तो ये और ये फैक्टर इक्वल टू क्या रखेंगे 0। जैसे ही इसको और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहले लिख दिया उसने
इसको और इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ से इसको जीरो के इक्वल अलग और इसको जीरो के इक्वल अलग, भाई किन्हीं दो का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो इधर ये जीरो और ये जीरो। अब बचे जेड स्क्वेयर इक्वल टू जीरो से जेड बराबर जीरो जीरो कैसा आया, डबल पोल। डबल पोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस जेड की पावर 2 है और वैल्यू जेड की कितनी आई है, जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो तो कैसा पोल है, डबल पोल। क्योंकि इन टाइप फर्स्ट में हम सारे क्वेश्चनों में यूनिट सर्कल बना रहे हैं तो जीरो जो है वो यूनिट सर्कल के बिल्कुल अंदर आएगा, क्योंकि रेडियस 1,0 ये -1,0 तो 0,0 वाला पॉइंट तो यहाँ होगा, तो अंदर ही है, ओरिजिन पे ही है, तो इसका मतलब ये कर्व के अंदर है और डबल पोल है, तो इस पे जो रेजिड्यू निकालेंगे वो डबल पोल के फॉर्मूले से। और बच्चे इस फैक्टर को जब इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो हमने धराचार्य सूत्र यानी वही -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आपको लगाना आना चाहिए। तो बच्चे बी स्क्वेयर उधर जाएगा तो 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर रूट से बाहर आकर बी, तो उसने नीचे ऊपर तो लिखा हुआ है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 4 भी रूट से बाहर आकर आ जाएगा 2, तो 2 और नीचे बचेगा बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर रूट से बाहर आकर बी, तो अपॉन में सिर्फ बी लिखा हुआ है, उसके ऊपर रूट नहीं लिखा हुआ। और जो 2 आया था कॉमन वो 2, ये वाला 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो सीधा बन गया माइनस का a बाई बी प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और नीचे सिर्फ बी रूट से बाहर। तो बच्चे अल्फा की वैल्यू प्लस वाली ले ली और बीटा की वैल्यू माइनस वाली ले ली, और आपको बताया है जब भी ऐसे रूट आते हैं तो अल्टरनेट साइन हमेशा अंदर, तो यहाँ पर माइनस प्लस है, अल्टरनेट साइन है तो ये अंदर, और इसमें माइनस माइनस यानी सेम साइन है तो आउटसाइड। चाहिए कंडीशन रख के देखना चाहो तो वो भी रख के देख सकते हो। तो कुल मिलाकर जो ये दो पोल आए हैं बच्चे, इसमें इस ब्रैकेट की पावर 1 है, तो ये दोनों ही सिंपल पोल है, पर अंदर सिर्फ ये वाला है, तो इसके ऊपर तो सिंपल पोल से रेजिड्यू निकालेंगे, और ये डबल पोल है और ये भी कर्व के अंदर है, तो इस पे हम डबल पोल के फॉर्मूले से रेजिड्यू निकालेंगे, यानी मल्टीपल पोल वाला फॉर्मूला बुलाएंगे। अब देखते हैं, तो नाउ रेजिड्यू एट सिंपल पोल, सिंपल पोल का नाम क्या है, जेड इक्वल टू अल्फा। तो फॉर्मूला अब की बार आर नहीं लिखकर R1, क्योंकि दो रेजिड्यू निकल रहे हैं, तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड पूरा का पूरा ये बुला लिया, तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल रेजिड्यू का। उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चे जेड माइनस अल्फा से, अच्छा साथ में तो एफ जेड रखा और एफ जेड ये वाला फैक्टर को लिख दिया सीधा ही जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, तो अब इतनी कैलकुलेशन समझ सकते हो, फॉर्मूला बुलाया एफ जेड रखा और नीचे इस वाले फैक्टर को हमने जो फैक्टर किए थे जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा वो लिख दिए। तो हमेशा ये फैक्टर से ये फैक्टर क्या होता है, कैंसल आउट, तो बच्चे बची हुई चीज़ लिख दी जेड स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा माइनस का 2 आयोटा बी जेड स्क्वेयर और साथ में चल रहा है जेड माइनस बीटा। ये क्वेश्चन अभी भी शानदार है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी लिमिट को सोल्व करना बाकी है। अगर आप इसको वैल्यूज़ रखकर सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर हम ट्रिक बना लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही, तो आपने जेड टेंडिंग्स टू अल्फा इसमें रख दिया, तो ये बन गया अल्फा स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस का 2 आयोटा बी अल्फा स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा। देखो लिमिट तो रख दी, उसके बाद हम वैल्यू रखते हैं, पर एक बार अल्फा को देख लो, इतना खतरनाक सा है, इस चीज़ को जब यहाँ पर रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और फिर इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो थोड़ी सी ट्रिक अपना रहे हैं, ना कि वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू रखेंगे जरूर पर बिल्कुल लास्ट में, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले आपने लिमिट तो पुट कर दी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ये जो भी स्टेप बोला था वो बन गया, पर उसके बाद अल्फा की वैल्यू नहीं रखेंगे, अल्फा की वैल्यू रखने से पहले थोड़ा सोल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या सोल्व कर रहे हैं, तो देखें ध्यान से बच्चे, जैसे जैसे अल्फा जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ रख दिया हमने, तो बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये पूरा स्टेप जो मैंने नीचे बोला था अभी अभी वो आ गया। उसके बाद बच्चे इसमें से अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर नहीं ले रहा, इस पूरे स्टेप में से अल्फा कॉमन लूंगा तो वो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया, सिर्फ अल्फा कॉमन लिया था तो अल्फा माइनस, इसके पास अल्फा नहीं है तो 1 अपॉन अल्फा और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। बस ये एक स्टेप आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले स्टेप से आपको अल्फा कॉमन लेना है, ना कि अल्फा स्क्वायर। तो जैसे ही अल्फा कॉमन लोगे तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो वो अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर बच जाएगा, जब सिर्फ अल्फा कॉमन लिया तो एक अल्फा बच गया माइनस, इसके पास अल्फा है ही नहीं तो 1 अपॉन अल्फा और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर।
क्यों लिया अल्फा कॉमन, तो वो अल्फा स्क्वायर जब बाहर आया तो ये अल्फा स्क्वायर और वो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। पहले तो क्वेश्चन में से अल्फा स्क्वायर को ख़त्म किया जिससे वो अल्फा की वैल्यू रखते हैं, तो अब डर नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं करना हमें उसका आगे। तो बच्चे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बाकी नीचे वाला स्टेप पूरा एज इट इज़ है और अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। बचे हुए स्टेप लिख दिए, तो अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा बी और अल्फा माइनस बीटा। अभी भी मन नहीं कर रहा क्योंकि अल्फा की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी है, वो यहाँ रखेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद की कैलकुलेशन समझने के लिए हम एक बार यहाँ जा रहे हैं। बचे जो ये जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा यानी अल्फा और बीटा जो दो रूट निकाले थे वो तुमने इस इक्वेशन के निकाले थे, तो इस इक्वेशंस के रूट का नाम रखा था तुमने अल्फा और बीटा। अभी अभी इसी को पीछे सोल्व किया है और इसके दो रूट्स निकालने हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं। बचे अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के दो रूट आए हैं तो उनका प्रोडक्ट इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए का मतलब होता है जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो भी कितना है 1, तो कुल मिलाकर आ गया 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई 1। तो यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो हो गई 1 अपॉन अल्फा। तो बच्चे अब इधर आ जाओ, बच्चे यहाँ पर ऊपर तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर चल ही रहा है, माइनस का 2 आयोटा चल ही रहा है, बी चल ही रहा है, अल्फा माइनस बीटा चल ही रहा है। यहाँ तक तो मैं समझा चुका था। वैल्यू ना रखकर यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाकर बीटा की वैल्यू क्या निकाल ली 1 अपॉन अल्फा। तो बच्चे ऊपर वाला पूरा फैक्टर चल ही रहा है, माइनस का 2 आयोटा चल ही रहा है, बी चल ही रहा है, अल्फा चल ही रहा है और बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 1 अपॉन अल्फा, वो रख दी। इससे फ़ायदा एक फैक्टर से एक पावर क्या हो गई, कैंसिल आउट। अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो 1 अपॉन अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो बच्चे, बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा को बीटा रखोगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो भी एक फैक्टर से एक फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी ऊपर बचेगा अल्फा माइनस बीटा। अब उसने बीटा को रखा है तो इसका बच गया अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा। समझ रहे हो बच्चे? अगर ये स्टेप यूं नहीं लिखना चाहते तो 1 अपॉन अल्फा की जगह बीटा रख दो, तो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर से एक फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अल्फा माइनस बीटा और नीचे बचेगा माइनस का 2 आयोटा बी। तो माइनस का 2 आयोटा बी अल्फा माइनस बीटा, उसने बीटा की वैल्यू रखी हुई है तो उसका बच गया 1 अपॉन अल्फा, बाद में रख ही दिया। तो यही स्टेप आ गया जो मैं डायरेक्ट बता रहा था, तो सीधा ही कर दो। तो इसमें ऐसे बीटा की वैल्यू ना रखकर आप अल्फा की वैल्यू रख देते, ठीक है बच्चे। ये 1 अपॉन अल्फा को ही सीधा क्या रख देते, बीटा, तो सीधा ये वाला स्टेप आ जाता। तो आप यहाँ पर सीधा 1 अपॉन अल्फा को ही बीटा रख देना और ये स्टेप आ जाएगा। बीच में ये स्टेप चाहे स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। फिर माइनस का 1 अपॉन 2 आयोटा बी चली रहा है, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा और बीटा आपके पास पीछे क्वेश्चन में निकाल रखे हैं, उनमें से अल्फा में से बीटा को घटाओगे तो बचेगा 2 टाइम्स बी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो माइनस का आयोटा बी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आया बच्चे सिंपल पोल पे रेजिड्यू। अब जेड इक्वल टू 0 नाम का एक डबल पोल भी आ रखा है। डबल पोल हो ट्रिपल हो तो हम फिर मल्टीपल पोल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो उस रेजिड्यू को रिप्रेजेंट किया R2 बराबर, फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंडिंग्स टू ए 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 डी बाई डी जेड की पावर m माइनस 1 m माइनस 1 ब्रैकेट में जेड माइनस ए की पावर m इंटू एफ जेड। अब क्योंकि जेड इक्वल टू 0 डबल पोल है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में m का मान कितना है 2 और z की वैल्यू कितनी है 0। 0 का मतलब a पॉइंट, ये जो 0 है वो किसको बताता है, a को। तो बच्चे इसमें a की जगह तो फिर रख देंगे 0, m की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है तो 1 अपॉन 1 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। m की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो 1 1 बनेगा, तो d बाई डी जेड। ए की जगह 0 पुट करना है तो 0, m की जगह 2 रखना है तो 2, फिर एफ जेड पूरा का पूरा जो हमने मानना हुआ है पीछे उसको पूरा का पूरा बुला लिया और ब्रैकेट बंद। अब बच्चे ये जेड स्क्वेयर और ये जेड स्क्वेयर आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा कैंसिल आउट करके दिखा देता हूँ। इस स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू 0। अच्छा अब देखो 1 अपॉन माइनस का 2 आयोटा बी तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो गया। तो ये स्टेप को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये माइनस का 1 अपॉन 2 आयोटा बी है, तो माइनस तुम्हें दिख नहीं रहा तो मैं माइनस को अच्छे से ऊपर लगा देता हूँ, माइनस का 1 अपॉन 2 आयोटा बी। अच्छा डी बाई डी जेड चली रहे,
बचा क्या अंदर, जेड स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर, ये तो बाहर हो ही चुका है, ये ख़त्म भी हो चुका है, और ये नीचे ये पूरा फैक्टर बच गया। अब बच्चे डी बाई डी जेड का मतलब है इस ब्रैकेट का पहले डिफ्रेंशिएशन। अब कई बच्चे पेपर में क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जीरो है, वो सीधा पहले पुट कर देते हैं। गलत है ना बच्चे, पहले इस ब्रैकेट के बाद डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ है, तो आपको पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई होगी। तो बच्चे माइनस का 1/2 आयोटा भी चल ही रहा है, तो उसने माइनस को नीचे लिख रखा है, वो क्योंकि इसमें भी था पर आपको दिख नहीं रहा था तो मैंने लिख दिया। पहले इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ऊपर भी जेड का फंक्शन नीचे भी जेड का फंक्शन, तो फर्स्ट अपॉन क्या लगेगा, सेकंड। तो ना इन चीज़ों को वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप तुम खुद भी कर सकते हो। मेन प्रोसेस देखना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को पूरा तुम कर सकते हो। तो बच्चे नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले स्टेप को रखो एज इट इज़, फर्स्ट अपॉन सेकंड पढ़ा होगा तुमने, इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चे एक्स की पावर 2 का होता है 2x, तो 2z² - 1, फिर जेड स्क्वेयर का करेंगे तो 2z, फिर फॉर्मूले में होता है माइनस, फर्स्ट को रखो एज इट इज़, तो z² - 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो जेड स्क्वेयर का हो गया 2z, और 2ab/z का हो गया, तो z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो प्लस का 2a/b, तो ये हो गया 2z + 2a/b। ये लग गया बच्चे फर्स्ट अपॉन सेकंड। थोड़ा देख लो कि अब जेड को जीरो रखने पर कुछ खत्म हो रहा है या नहीं। तो बच्चे देखो, जैसे ही तुम जेड को जीरो रखोगे यहाँ पर, तो जीरो इंटू ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, जीरो, फिर जीरो इंटू कुछ, ये पूरा स्टेप भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जेड को जीरो रखते ही ये पूरा फैक्टर तो हो गया जीरो। इधर जेड को जीरो रखा तो बच्चे जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो -1 -1 -1 का होल स्क्वायर +1, पर ओवरऑल स्टेप किसका है, माइनस का, तो ये माइनस चल रहा है, और ये पूरा स्टेप तो 1 बन गया। जेड को जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया, पर प्लस का क्या बच गया, 2a/b, तो 2a/b। नीचे भी जेड को जीरो रखा तो ये जीरो और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो नीचे 1 बच गया, और 1/- माइनस का 2 आयोटा भी चल ही रहा है, चलने दिया। बचे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अगले स्टेप में भी किया नहीं हुआ उसने फिलहाल, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा बन जाएगा माइनस माइनस देखो प्लस, ए बचेगा, ए बचा हुआ है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बी इंटू बी हो जाएगा b², और नीचे चल रहा है आयोटा। तो सीधा आप ये स्टेप देख सकते हो, इसको क्या किया हुआ है इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बच्चे R2। क्योंकि इसमें दो निकले हैं तो समेशन R+ का मतलब होता है सभी रेजिड्यू को जोड़ दो जो जो निकले हैं। तो R1 और R2 को हम जोड़ रहे हैं, तो R1 ये है और R2 ये है, इन दोनों को जोड़ दो। तो समेशन R+ = R1 + R2, R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़, इनको जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो आयोटा b² सभी का कॉमन एलसीएम आ रहा है, +a को पहले लिख दिया और इस माइनस वाले स्टेप को बाद में। ये समेशन R+ हो गया, और इसको कॉची रेजिड्यू थ्योरम में उठा के रख दो, तो 2π आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, तो 2π/b², और अंदर बच गया a - √a² - b²। यही हमें आंसर प्रूव करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही बच्चे अगला क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टाइप फर्स्ट खत्म हो जाएगा आज बच्चे, तो हमें इसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है। कुछ अलग क्या है, नीचे स्क्वायर है, तो थोड़ी कैलकुलेशन को तरीके से चलाएंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन को तरीके से नहीं चलाया तो नीचे जेड की पावर 4 बन जाएगी, और हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जेड की हाईएस्ट पावर जो नीचे रखी है हमने वो 2, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना ईजी होता है कंपैरेटिवली फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन को सोल्व करना। तो आंसर तो वैसे ही दे रखा है, पेपर में अगर थोड़ा बहुत अटक जाए तो थोड़ा बहुत सेट कर देना, ना से अच्छा तो आंसर लिख कर आना ही बच्चे। तो देखो 0 से 2π, पहले पूरा क्वेश्चन बुला लिया, ऊपर कुछ है ही नहीं तो रियल पार्ट वाला काम ही खत्म। कोस थीटा को लिख दिया z + z−1/2, और बचे इस पूरे स्टेप का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो याद रखना आपकी बार इस पूरे ब्रैकेट का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। डी थीटा को लिख दिया dz/iota z, पूरा क्वेश्चन जेड की टर्म्स में है तो कर्व सी लिख दिया इस 0 से 2π को। फिर ऊपर 1 ही है, dz/iota z चल ही रहा है, नीचे a + b, ये 2 को अलग से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और z + z−1 को लिख दिया 1/z। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग करेंगे, क्योंकि सोचो अगर हम इस वक्त होल स्क्वायर खोल देंगे और फिर जेड का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब में बन जाएगा या फोर्थ में बन जाएगा, तो वो हमें नहीं बनाना, उसको अवॉइड करना है। तो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा तरीके से z−1 को लिख दिया 1/z, और इस 2 को इसके साथ अलग से लिख दिया, थोड़ा सा ईजी लगे, पूरे ब्रैकेट की स्क्वायर dz/iota z। फिर बच्चे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा,
ये जेड भी एलसीएम आएगा और ये टू भी एलसीएम, क्योंकि टू भी बटा में है और इधर ये जेड भी बटा में है, तो पूरे स्टेप का एलसीएम आएगा टू जेड। तो बच्चे वो टू जेड इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू ए जेड। अच्छा, इधर जब जेड जाएगा तो जेड स्क्वेयर, टू तो इसके नीचे है ही तो सिर्फ जेड ही जाएगा, तो बी जेड स्क्वेयर। और बच्चे ये बी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी, पूरे ब्रैकेट का स्क्वेयर अभी भी चल रहा है, डी जेड अपॉन आयोटा जेड अभी भी चल रहा है। फिर बच्चे इसका स्क्वेयर कर दिया, देखो आयोटा जेड को तो एक बार बाहर लिख दिया अलग से, टू ए जेड प्लस बी जेड स्क्वेयर प्लस बी का होल स्क्वेयर चल ही रहा है, और नीचे टू जेड का जब स्क्वेयर करेंगे तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, फोर जेड स्क्वेयर। अब बच्चे ये जेड स्क्वेयर ऊपर वाला तो ऊपर चला गया, इसका मतलब इस जेड को, ये है तो नीचे से ही हमारे पास, ये फोर जेड स्क्वेयर भले ही ऊपर चला गया है पर ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो ये सारी कैलकुलेशन डिनोमिनेटर की ही चल रही है, तो इस जेड से एक जेड क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो बच्चे ऊपर बचेगा फोर जेड डी जेड और नीचे आयोटा, और अपने जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट वन बनाना है तो बी कॉमन लेना पड़ेगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्क्वेयर के साथ बाहर आएगा, तो जेड स्क्वेयर, बी कॉमन लिया है तो टू ए बाई बी जेड, बी कॉमन लिया है तो प्लस का वन। तो बच्चे इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, और इस बार एक जेड से जेड इसलिए कैंसिल आउट हुआ है क्योंकि सारा स्टेप डिनोमिनेटर का था, तो उसको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो बच्चा पेपर में इस तरीके से ये थोड़ा सा स्टेप नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, वो इसमें जेड की क्यूब बना लेगा, फिर आपसे सोल्व नहीं होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से, इसमें कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया, जेड इनवर्स को लिखा वन अपॉन जेड, सिंपली एलसीएम लिया, और एक फैक्टर से एक फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ओवरऑल होलसोल ये बच गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नकली है, पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे इसमें एफ जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी और डी जेड को छोड़ दो तो फोर जेड अपॉन ये पूरी चीज़ क्या है, एफ जेड। फिर तुम पोल निकालोगे तो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो है नहीं, तो इस फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखेंगे। बच्चे इस फैक्टर को जीरो रखेंगे, और ये इक्वेशन कम से कम कई बार सोल्व कर चुके हो, पर अब की बार ब्रैकेट की पावर टू है, तो जो इनसे दो रूट आएंगे वो डबल पोल होंगे। अब उनमें से कोई एक कर्व के अंदर होगा और कोई एक कर्व के बाहर। तो मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन। पोल्स के लिए आपने इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो पहले एफ जेड निकाला हुआ है, फिर पोल्स ऑफ एफ जेड के लिए नीचे वाली चीज़ को इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो है नहीं, तो ये फैक्टर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बहुत बार सोल्व कर चुके हैं वो फॉर्मूला लगाकर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो इसकी वैल्यू सीधा लिख दी, अल्फा और बीटा ये आएंगे सोल्व होकर, अल्टरनेट साइन वाला अंदर, सेम साइन वाला बाहर। पर बच्चे इस ब्रैकेट की पावर टू है, तो अब की बार ये कौन से पोल हैं, डबल पोल, इन दोनों को ही लिख लो, ये अब की बार कौन से पोल हैं, डबल पोल। तो डबल पोल है तो, और एक ही कर्व के अंदर है, तो आप रेजिड्यू निकालोगे, डबल पोल वाला फॉर्मूला बुलाओगे, और जेड इक्वल टू किस पे निकालना है, अल्फा, क्योंकि बीटा तो कर्व से बाहर है, तो बस डबल पोल का फॉर्मूला लगा दो। अब डबल पोल का मतलब इसमें ये पावर जो है वो एम को रिप्रेजेंट करती है, तो एम का मान टू हो गया, और ए पॉइंट का नाम अल्फा है, तो पहले तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बुला रखा है, देख लो। फिर ए की जगह अल्फा, एम की जगह टू रखेंगे तो टू माइनस वन वन, वन का फैक्टोरियल वन, तो वन अपॉन वन वन, लिखने की जरूरत नहीं है। एम को टू रखा तो डी बाई डी जेड, ए को अल्फा रखा तो जेड माइनस अल्फा, एम की वैल्यू टू है, टू रख दी, एफ जेड जो पूरा मानना हुआ है उठाकर रख दिया। अभी इस चीज़ों के बाहर ना ब्रैकेट लगाया करो जिससे कभी भी गलती ना हो। फिर बच्चे इस चीज़ को ही तो दो रूट निकालने हैं, अल्फा और बीटा, तो इसको लिख देंगे जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, और पूरे का स्क्वायर है तो जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर जेड माइनस बीटा का स्क्वायर। जेड माइनस अल्फा के स्क्वायर से जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा, वन अपॉन आयोटा बीटा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी जेड लगेगा सिर्फ किस पे, फोर जेड अपॉन जेड माइनस बीटा की पावर स्क्वायर पे। फोर को भी बाहर निकाल सकते थे वैसे तो, चलो अब इसने ले रखा है तो इसी के साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बच्चे इस पूरे का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ऊपर भी जेड का फंक्शन है नीचे भी जेड का, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो इसकी पावर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर फोर। फिर ये वाला स्टेप सेकंड एज इट इज़, फोर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फोर, फिर फॉर्मूले में माइनस, फिर फोर जेड को रखेंगे एज इट इज़, और नीचे वाले स्टेप का डिफरेंशिएशन, तो टू टाइम्स जेड माइनस बीटा, और जेड का करेंगे तो वन, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे ऊपर वाले पूरे स्टेप में से जेड माइनस बीटा की एक पावर कॉमन आ जाएगी, तो ये बचेगा फोर जेड माइनस बीटा, माइनस का फोर इंटू टू हो गया एट इंटू जेड, जेड माइनस बीटा तो कॉमन आ गया, वो खत्म हो गया, तो ये लिखा हुआ है सिर्फ एट जेड, अपोन में जेड माइनस बीटा की पावर फोर चल ही रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो वन अपॉन आइटा बीटा स्क्वायर लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा, हाँ जी बच्चे
ये जेड माइनस बीटा से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो नीचे बचेगा जेड माइनस बीटा की क्यूब, और ऊपर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, तो 4z माइनस 4 बीटा, और लास्ट में चल रहा है माइनस का 8z। इतना करने के बाद बच्चे थोड़ा सा और देख लो, लास्ट वाले 2 स्टेपों में से इसमें से 4z और ये देखो ये वाला 4z और ये माइनस का 8z सोल्व हो रहा है, तो 4 और माइनस का 8, तो माइनस का 4z बचेगा। तो ये स्टेप एक मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। तो 1/i/b² लिमिट z टेंडिंग्स टू अल्फा, ये अल्फा है। बचे 4z और माइनस का 8z बनेगा माइनस का 4z और माइनस का 4 बिट्टा अपॉन z माइनस बिट्टा की होल क्यूब। फिर बचे ऊपर से अगर माइनस का 4 कॉमन निकालें तो z प्लस बिट्टा, तो उसने डायरेक्ट वो वाला स्टेप लिखा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे बता दिया आपको। माइनस का 4 z प्लस बिट्टा, नीचे z माइनस बिट्टा की होल क्यूब। तो ये कैलकुलेशन रटन ही नहीं है, सिर्फ आगे आगे वाला वो प्रोसीजर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी इस वाली कैलकुलेशन को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप चल रही है। फिर बच्चे लिमिट पुट कर दी, तो z की जगह अल्फा रख दिया, तो अल्फा प्लस बिट्टा और अल्फा माइनस बिट्टा की होल क्यूब। अल्फा प्लस बिट्टा, बच्चे अल्फा और बिट्टा तुमने क्वेश्चन में निकाल रखे हैं, इनको जोड़ दो तो अल्फा प्लस बिट्टा की वैल्यू आ जाएगी, इनको घटा दोगे तो अल्फा माइनस बिट्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो सिंपल स्टेप है, दोनों को जोड़ के वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2a/b, और जब दोनों को घटाओगे तो वैल्यू आएगी 2/b अंडर द रूट a² माइनस b²। क्यूब है तो क्यूब कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना इसको, बहुत सिंपल है, क्योंकि रूट को लिख सकते हैं बच्चे 1/2, तो ये पावर 3/2 बन गई। 2 और 4 कैंसिल आउट होकर 2 बन गया। और थोड़ा बहुत और देख लो क्या कुछ कट रहा है, तो बच्चे ये कैलकुलेशन आप संभाल सकते हो। अच्छा ये देखो, ये 2 और 2 मत काट देना, 2 का क्यूब है तो 8 बनेगा, और 4 × 2 भी 8, 8 से 8 पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये स्टेप पूरा ही मैंने बता दिया आपको। तो बच्चे ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। और नीचे देखो b क्यूब बनेगा, और ये b और b² भी b क्यूब से b क्यूब भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये पूरा स्टेप ये बच जाएगा। और क्योंकि एक ही है तो यही हमारा क्या है, समेशन r प्लस, इसे उठाकर रेसिड्यू थ्योरम में रख दो और 2 पाई आटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा डिज़ायर आंसर। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ टाइप फर्स्ट का ही, और इसी के साथ टाइप फर्स्ट ख़त्म। हटकर है इसलिए थोड़ा सा लास्ट में करवाया हुआ है बच्चों को पिछले ईयर। तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जा सकता है, उसकी थोड़ी सी बस स्टार्टिंग देखनी है। उसके बाद कल हम करेंगे टाइप सेकंड के क्वेश्चन। तो ये टाइप फर्स्ट का बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और देख लो। अब बच्चे इस क्वेश्चन में पहले तो हमने देखा थीटा दिख रहा है, तो टाइप फर्स्ट तो है। अब टाइप फर्स्ट है तो थोड़ा तरीके से इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी पावर 4 में बन जाएगा, जिसको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो 2-3 स्टेप लास्ट के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने लास्ट की वीडियो में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखें बच्चे। एक तो 0 से पाई लिमिट है, तो इसको 0 से 2 पाई कन्वर्ट कैसे भी करनी है, पर इस क्वेश्चन में अपोन में sin² थीटा है, तो उसको पहले थोड़ा तरीके से, क्योंकि सोचो अगर मैं sin² थीटा को लिखता हूँ वही z माइनस 1/z/2 का होल स्क्वायर, भाई z माइनस z इनवर्स बाई 2 होता है, और स्क्वायर है तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। फिर z इनवर्स को 1/z लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो z² माइनस 1, और नीचे उसका स्क्वायर होता है तो z की पावर 4 बन जाएगी। उसको अवॉइड करना है, तो इसके लिए तुम्हें sin² थीटा का एक प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, साइन की पावर 2 × थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यानी sin² थीटा का फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल में तुमने पढ़ रखे हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यही बस इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने इस क्वेश्चन में z² माइनस 1 sin² थीटा को लिखना है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब 2 थीटा को मैं एक नाम दे रहा हूँ फाई, इसका कर दिया डिफ्रेंशिएशन, तो 2d थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन d थीटा और फाई का d फाई। और जब भी हम किसी चीज़ को कुछ नया वेरिएबल मानते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो बच्चे ये थीटा की लिमिट्स हैं, तो थीटा की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो 2 × 0 0, तो फाई कितना आ गया 0, तो थीटा बराबर 0 पर फाई की लोअर लिमिट कितनी आ गई 0। ऐसे ही तुम थीटा को जब पाई रखोगे तो 2 पाई बराबर फाई, तो बच्चे फाई की वैल्यू आ गई 2 पाई। तो जैसे ही आपने ये कुछ नया माना तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स भी फाई की फॉर्म में चाहिए, तो एक बार थीटा को 0 रखा और एक बार थीटा को पाई, तो फाई की लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2 पाई। तो अब ये पूरा क्वेश्चन बेसिकली मैं फाई में लेकर जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन थीटा में था और इसको हम किस में पहुँचा रहे हैं बच्चे, फाई में।
तो आराम से देखते जाओ। इसको इंटीग्रेशन आई नाम दिया हुआ है, बराबर लिमिट फाई की अब लगानी है, तो 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई, ए ऊपर चल ही रहा है, कोई ना कोई कांस्टेंट है। डी थीटा की वैल्यू है बच्चे d5/2, तो d5/2, नीचे ए स्क्वेयर चल ही रहा है, प्लस चल ही रहा है, और बचे साइन स्क्वेयर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा/2। फिर 2 थीटा को क्या माना हुआ है, फाई, तो इसको भी कोस 2 थीटा में 2 थीटा को लिख दिया फाई। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब वही काम बस, सारा 0 से 2 पाई लिमिट बन गई, भले ही थीटा में ना होकर क्वेश्चन फाई में है, पर है तो एंगल वाला ही। तो बच्चे ए डी फाई चल ही रहा है, 2 चल ही रहा है, ए स्क्वेयर चल ही रहा है, प्लस चल ही रहा है, 1 चल ही रहा है, माइनस चल ही रहा है। कोस फाई का फॉर्मूला होता है जेड प्लस जेड इनवर्स बाई 2, तो ये प्लस है, जेड प्लस जेड इनवर्स बाई 2, और पूरे के एलसीएम में नीचे कितना है 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए डी फाई चल ही रहा है, 2 चल ही रहा है, ए स्क्वेयर चल ही रहा है, प्लस चल ही रहा है। फिर बच्चे ध्यान से देखना, इस पूरे का जब एलसीएम 2 लोगे तो वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, और जो ये 2 एलसीएम लिया है वो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो थोड़ा सा मैं स्टेबल करता हूँ कैमरे को बच्चे, तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो बच्चे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, जो नीचे एलसीएम लेंगे 2, तो वो 2 उस नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 4, और ये जो 2 है एलसीएम वाला वो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस ब्रैकेट में है जेड प्लस जेड इनवर्स, और ये पूरा स्टेप हो गया। फिर बच्चे इतना काम करने के बाद तो सिंपली हमने नीचे वाले स्टेप में 2 एलसीएम लिया, वो 2 एलसीएम लेने के बाद वो 2 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, और जो 2 एलसीएम लिया था वो 2 इस 2 से क्या 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ तक पहुँचने के बाद पूरे स्टेप का एलसीएम 4 लिया, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर, प्लस का इसके नीचे तो 4 है ही तो कोई एलसीएम आएगा ही नहीं, तो प्लस का 2, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये दोनों स्टेप माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का जेड माइनस का जेड इनवर्स। बस अब ये क्वेश्चन होने वाला ही है बच्चे। 2 और 4 कटकर हो गया 2, ये 2 ऊपर चला गया तो 2a d5 अपॉन में चल रहा है 4a स्क्वायर। अच्छा d5 को लिख दिया, नहीं 2 मिनट 1 सेकेंड, इसमें एक स्टेप मैंने यहाँ पर दिखाया है, इधर देखो। यहाँ तक तो समझ ही गए, 2 और 4 कैंसिल आउट होकर हो गया, बन गया 2। बच्चे ये बात भी समझ गए होगी उम्मीद करता हूँ आपसे। तो बच्चे ध्यान से देखना, इस स्टेप के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन को ट्रिक्स से किया उसने। ट्रिक्स तो क्या है, मतलब सिंपल स्टेप ही है बच्चे। 2 और 4 कैंसिल आउट होकर नीचे 2 बचेगा, और वो 2 ऊपर चला गया तो 2a d5, 0 से 2 पाई चल ही रहा है, तो आप इसके बाद ये स्टेप देखना। अब बच्चे 4a स्क्वायर प्लस 2 माइनस जेड, और जेड इनवर्स को क्या लिख दिया 1/z, तो 1/z, और 2 और 4 कट कटाकर ऊपर 2 जा ही चुका है, तो ये स्टेप यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया होगा। अब यहाँ के बाद ये वाला स्टेप देखो, तो 2a d5, 0 से 2 पाई लिमिट चली रही है बच्चे, जेड एलसीएम लेंगे तो जेड यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर जेड, इधर भी जेड का मल्टीप्लाई होगा 2z, इधर भी जेड का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा जेड स्क्वायर, तो माइनस का जेड स्क्वायर, और बचे इसके नीचे तो जेड है ही, तो एलसीएम में सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 1, और पूरे का एलसीएम कितना लिया हमने जेड। अब d5 को क्या लिखते हैं, जैसे डी थीटा को डी जेड अपॉन आयोटा जेड, वैसे d5 को भी डी जेड अपॉन आयोटा जेड लिख दिया, तो इस d5 को लिख दिया डी जेड अपॉन आयोटा जेड, और इस जेड से ये जेड क्या हो गया कैंसल आउट, क्योंकि डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन कैंसल आउट करवा सकते हो, एक क्वेश्चन पिछले में भी देखा है हमने। तो बच्चे जेड से जेड क्या हो गया कैंसल आउट। अच्छा आयोटा कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, नीचे जेड की मैक्सिमम पावर 2 और उसका कोफिशिएंट माइनस, तो हमें पहले उसको +1 बनाना है, तो माइनस क्या ले लोगे कॉमन, तो उसने अगले स्टेप में लिखा हुआ है माइनस का आयोटा। तो देखें ध्यान से, 0 से 2 पाई, ऊपर डी ए चली रहा है, 2a चली रहा है, डी जेड चली रहा है, आयोटा तो था ही बार, और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा होल सोल। देखो ध्यान से, माइनस कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर, इन दोनों स्टेपों में जेड कॉमन आ रहा है, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों स्टेप माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस ब्रैकेट में 4a + 2 और जेड आ जाएगा कॉमन, माइनस कॉमन लिया है तो ये बनेगा +1। तो बच्चे ये स्टेप तुम खुद भी माइनस कॉमन लेकर देखोगे तो बना सकते हो। अब इसमें से इंटीग्रेशन इस पूरे 0 से 2 पाई को लिख दो चाहिए इसी स्टेप में c, इस पूरे को लिख दो c, इंटीग्रेशन c और डी जेड को छोड़ दो, क्योंकि सारा काम डी जेड में हो गया तो इंटीग्रेशन c लिखोगे, इंटीग्रेशन c और डी जेड को छोड़कर पूरी चीज़ को एफ जेड। अब आगे ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग ध्यान रखनी है, इसमें नीचे साइंस के थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 ही लिखना है, और फिर आपने 2 थीटा को 5 मानना तो उसके रिस्पेक्ट में लिमिट्स चेंज हो गई, सारा क्वेश्चन 5 के फॉर्मेट में आ गया, सिंपली सोल्व किया। फिर बच्चे पोल्स निकालने हैं, तो इसको इक्वल टू 0, जैसे इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो तुम्हें वो -b वाला फॉर्मूला आता है,
ये अब आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर देखो ये अल्टरनेट साइन नहीं है, ये सेम साइन है, तो ये कर्व से आउटसाइड हो गया, और ये वाले में अल्टरनेट है तो ये कर्व के अंदर हो गया। तो अल्फा बीटा किसी को भी दे दो नाम, बस अल्टरनेट साइन कर्व के अंदर और सेम साइन कर्व के बाहर, क्योंकि हमने बीटा वाले को अंदर मानना है क्योंकि उसमें अल्टरनेट साइन आ रहे हैं। तो और क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर देख लो कितनी है 1, तो ये दोनों के दोनों ही सिंपल पोल है, पर रेजिड्यू सिर्फ इस पे निकलेगा। तो ये मैं वीडियो में बस तुम्हें दिखा देता हूँ, ये आगे तुम खुद समझ सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ लास्ट तक, इसका आंसर ये कुछ आएगा बच्चे। तो ये आप कर देना नोट अच्छे से। ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चे। अब कल की क्लास में करेंगे टाइप सेकंड, जो बिल्कुल यूनिक है और अलग है। ओके, थैंक यू क्लास।